विकल्प हरपल खुशाली या संवाद सत्राचे प्रमुख वक्ते आदरणीय सोमभैया त्यागी या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत। मी यवतमाळ परिवाराच्या वतीने त्यांचे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि भैयांना विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं। कृपया सर्वांनी एकदा भैयांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया। मानवीय शोध संस्थान ग्राम कामठवाडा येथील परिवाराच्या वतीनं हे संवाद सत्र आपल्या सर्वांसाठी या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। या संवाद सत्रासाठी आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल कामठवाडा परिवार, सायखेडा परिवार, इंथाळा परिवार, वर्धा, अमरावती ज्या ठिकाणी या विकल्पाबद्दल लोक अध्ययन करतात त्या सर्वांच्या वतीने मी तुमचं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। आपण आलात एक चांगली उपलब्धी तुमच्या आमच्यासाठी या ठिकाणी आहे। भैयांचं 3 तास जे भैया संवाद आपल्यासोबत साधतील तो संवाद आपल्याला ऐकायचा आहे। मी या कार्यक्रमाला पुढे सुरुवात करतो। या ठिकाणी सोम भैया त्यागी, सोमदेव त्यागी, रायपूर छत्तीसगड, अध्येता आणि प्रबोधक, अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन, सहअस्तित्ववाद याचे अभ्यासक आहेत। ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी भैयांना विनंती करतो की त्यांनी भैया कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। भैयाचं या ठिकाणी स्वागत। या कार्यक्रमासाठी या सभागृहामध्ये उपस्थित आदरणीय डॉक्टर प्रकाशजी नंदुरकर, पद्माकर भाऊ मलकापुरे, साखर गुरुजी, कोपरकर साहेब, किशोरीताई जोशी, सुभाषजी शर्मा, त्याचबरोबर राठीजी, कौलगीकरजी आणि माझ्यासमोर बसलेले आपण सर्व ज्ञानेश्वर नाकाडेजी, संघटनांचे सगळे पदाधिकारी, देवळकरजी आणि आपण सर्व आपल्या सर्वांचे मी पुन्हा स्वागत करतो। सोमभैयांच्या थेट स्वागताला आपण सुरुवात करूया। मी कामठवाडा परिवार आणि तुमच्या सर्वांच्या वतीनं आमच्या परिवारातील ज्येष्ठ सदस्य सन्माननीय सुरेखाताई टोणे, अशोकराव टोणे यांना विनंती करतो की त्यांनी सोमभैयांच्या स्वागतासाठी यावर सोबत अथर्व बेटाजी, सायली बेटाजी, अर्पिता, संजना, श्रेया, आभास, कृपया आपण या भैयांचं या ठिकाणी स्वागत करा। या ठिकाणी उद्धव राठोड सुद्धा आहेत, कृपया स्थान ग्रहण करा। खूप खूप आभार सर्वांचे। यांना विनंती करतो की त्यांनी गीत या ठिकाणी सादर करावं, त्यानंतर आपण पुढे जाऊ। ज्ञान के दीप जलाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छूने गगन को, ऊंचे उठे और छूने गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए, सुन लो दिशाएं बुलाने लगी है, हवाएं नए राग गा
पल पल सजाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए। सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए, मन में हमारे ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, आओ ज्ञान के दीप जला। धन्यवाद गोपाल. अतिशय स्वरीचे सफर आहे. अस्तित्व हे सहअस्तित्व आहे. मानव केंद्रित अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन हा जो विषय आहे हा मोठा विषय आहे. भैया 7 दिवसाचं शिबिर त्याच्यावरती घेतात, परिचय शिबिर. 3 तासात ते आपल्यासमोर ठेवण्याचा भैया प्रयत्न करणार आहे. निश्चितच एक चांगलं आपल्याला ऐकायला मिळेल. या ठिकाणी मी शिल्पाताई जाजू मॅडम, डॉक्टर कावलकर, प्रयासची सर्व टीम, डॉक्टर प्रकाशजी नंदुरकर, सुचित्राताई राठोड, भाऊसाहेब काळे वाशिम परिवार, त्यानंतर अशोक काष्टीकर, प्रमोदजी धुर्वे, दत्ताभाऊ देशपांडे, अजयजी राठी, विवेकजी कवठेकर, प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गावंडे, पद्माकर भाऊ मलकापुरे, नितीनजी पखाले, वासुदेवराव डायरे, विलासजी काळे, सुनीताताई काळे, डॉक्टर मुजाहिद अली नदीम पटेल, डॉक्टर पवार, डॉक्टर पोषण राऊत, डॉक्टर प्रवीण जोशी, माननीय सुभाषजी शर्मा, कृषी क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत. त्याचबरोबर किशोरदेव जोशी, मोहन कळापुरे, साखरकर गुरुजी, कोपरकर साहेब, जिल्हा कृषी अधिकारी आणि या ठिकाणी ज्यांचा नामोल्लेख मी करू शकलो नाही असं सर्वांचं मी परत एकदा स्वागत करतो. आणि मानवीय शोध संस्थांचे आमचे मित्र कामाठवाड्याचे श्री राहुल ताडे यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रयोजन आणि सोम भैयाचा परिचय संक्षिप्त सुरुवात आपल्या पुढे करू. सर्वांना नमस्कार. एकतर आपलं सर्वांचं स्वागत. भैयांशी कोपप होण्यासाठी, कारण पूर्ण सत्र हे हिंदीमध्ये राहणार आहे, तर एक थोडासा भैयांचा परिचय आणि या कार्यक्रमाची प्रस्तावना मी करतो. नंतर आपण या कार्यक्रमाला विधिवत सुरुवात करूया. हर आदमी हर पल सुखपूर्वक जीना चाहता है. जितना भी हम आज अच्छे से जी पा रहे हैं, हमारा कल, हमारा आने वाला हर पल उससे बेटर हो, उससे अच्छा हो, ऐसे हम हर आदमी चाहते हैं. हम ही नहीं चाहते, दुनिया का हर आदमी ऐसा ही चाहता है. लेकिन इस बेटरमेंट की जर्नी में, अच्छा होने के, अच्छा जीने के, सुखपूर्वक जीने के जर्नी में जितनी भी समस्याएं आती हैं, हर पल हम उन समस्याओं से जूझते हैं. कभी कभी प्रश्न ये आता है कि एक समस्या सॉल्व हो गई तो खत्म हो गया, अच्छे से जिया जाए, लेकिन उसी वक्त हमारे सामने कोई अलग से और समस्या खड़ी हो जाए. तो प्रश्न ये बनता है, क्या समस्याओं के साथ जीना, संघर्ष करते हुए जीना, यही जीना है, या समाधान के साथ हर पल अपनी स्थिति में समाधान पूर्वक बना रहते हुए हर समस्या को एक अवसर के रूप में हम ले सकते हैं. अगर हमारे पास उस समस्या का समाधान उपलब्ध है तो हम हर समस्या फिर हमारे लिए अवसर है. कभी कभी आप लोग सोचते भी होंगे कि क्या ऐसा संभव है कि हर समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति के पास हो सकता है. आज बच्चा एक प्रश्न पूछता है, बड़ा होने के बाद प्रश्न बदल जाते हैं और कोई नया क्वेश्चन हम लोगों के सामने खड़ा है. हर वक्त हम उस प्रश्न का उत्तर दे पाए, ऐसा स्थिति हमें नहीं हो पाती. तो आज जो सत्र हम सुनने जा रहे हैं वो एक व्यक्ति की 20-22 साल की साधना का फल है.
जिसके बाद वो घोषणापूर्वक कह सकते थे मैं समाधान संपन्न हूँ और हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। इस 22 साल की साधना का जो फल मिला है उसको कम से कम एक बार गो थ्रू होने में 7 दिन लगते हैं। अभी हम लोग उसको 3 घंटे में सुनने जा रहे हैं। तो इससे आप लोग अनुमान कर सकते हो कि किस लेवल का कंसंट्रेशन हम लोगों का लगेगा। तो मैं सभा से विनती करता हूँ कि जितना भी समय हमारे पास है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जो व्यक्ति हमारे साथ है आदरणीय सोम भाई जी, वो उस व्यक्तित्व के धनी हैं कि उस बृहद पूरे दर्शन को 3 घंटे में हमारे सामने उसका एक परिचय आ जाए। फिर हम देखते हैं अपनी जहाँ पे भी हमको जो भी मुद्दा क्लिक हो जाए उस पर हम अपनी आगे की जर्नी जो है करेंगे। तो एक छोटा सा परिचय मैं भैया का दे देता हूँ। भैया का मूल निवास जो है वो दिल्ली से है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में भैया रहते हैं। रायपुर से 25 किलोमीटर पर एक अछोटी नाम से गाँव है। परिवार में पत्नी, बेटा और एक बहू है। उनका अपना एक खेत है, वहाँ एक गौशाला है। हम अपने इसमें देखते थे कि अगर सामाजिक काम करना है तो मराठी में बोलते थे कि घरावर तुलसी पत्र ठेवा। लेकिन अभी देखिए दर्शन की क्या महिमा है कि परिवार खुद हो के खुशहाली पूर्वक कह रहा है कि आप सामाजिक समाज में जो भी उन्नति का जागृति का काम करना है उसके लिए करिए, वो करिए। हम अपना जो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो भाभी जी ने संभाली हुई है। भैया बोलते भी है कि उनके संरक्षण में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक गौशाला है घर पे बढ़िया से 30-40 गाय है वहाँ पे, और कई अगर गाय की डिलीवरी होती है तो भाभी जी 2:30 बजे से जागी रहती है। तो ये सब परिवार जितना स्टेबल और जितना खुशहाली पूर्वक है, उसी खुशहाली को बांटने के लिए भैया आज हमारे साथ उपलब्ध है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ये 3 घंटे का कार्यक्रम होने के बाद कुछ सूचनाएं रहेंगी, मैं फिर से आपके बीच में आऊँगा, हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे। ये कारवा जो है 2010 में हमारे पास आया, मतलब यहाँ शासन ने हमको ये शिविर करने के लिए एक संधि दी, लेकिन ये ध्यान में आया उस वक्त ये सिर्फ शिक्षकों या शिक्षा विभाग का काम नहीं है, ये समाज की वस्तु है, समाज के पास पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों को 10 साल लग गए इसको समझने में, जीने में, देखने में, और आज ये अवसर आया है कि यवतमाल के जितने प्रतिभाशाली लोग हैं, भैया आज इस सभा में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नाट्य क्षेत्र से लोग हैं, साहित्य क्षेत्र से लोग हैं, पत्रकारिता से लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के जो हेड है मतलब मैनेजमेंट से भी है वो लोग हैं, किसानी में जिन लोगों ने अपनी एक उन्नति को, एक ऊंचाई को पाया है ऐसे लोग हैं। मतलब पूरा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग आज की सभा में उपलब्ध है। तो ऐसे प्रतिभाशाली सभा के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते वक्त हम मानवीय शिक्षण शोध संस्था के सभी सदस्य और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और आप सभी की ओर से मैं भैया का स्वागत करना चाहूँगा। जोरदार तालियों से एक बार भैया का स्वागत हो जाए। बस इतना परिचय है। भैया से विनती करूँगा कि आगे जो भी भैया की यात्रा रही वो अपने सभा के साथ उसको पूरा करे, और इस दर्शन के जो प्रणेता और उनकी जो यात्रा रही उससे भी हम सभी लोगों को सभा की आवश्यकता और समय की मर्यादा को देखते हुए हम सबको उससे भी रूबरू कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी नए शहर में जाने के पहले एक दृष्टिकोण ये रहता है कि पॉपुलेशन कितनी है, तो शहर का एक अंदाजा लग जाता है। तो पॉपुलेशन मैंने निकाल के देखा तो 1 लाख कुछ के आसपास है। तो मैंने सोचा कुछ छोटी सी जगह है, लेकिन शहर में थोड़ा बहुत घूमते हुए और थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए और मैडम के स्कूल जाने का मौका मिला और आप सबको देखते हुए, तो जितनी मेरी धारणाएं यवतमाल के बारे में थी सब टूट गई। तो मेरी अपेक्षाओं से आपकी उपस्थिति, आप सबकी प्रतिभा, शहर की किसी नई बात को सुनने समझने के लिए जिज्ञासा, और हमारे जिन मित्रों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको और आप सभी को जोरदार धन्यवाद के लिए जोरदार ताली। मैं जो बात आपके बीच में शेयर करूंगा उसके पहले कुछ 2-4 संदर्भ शेयर कर दूं ताकि हमारी आपकी क्लैरिटी रहे और थोड़ा सा हम बेहतर एक दूसरे को समझ पाएं। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे मित्र हैं जो परिवार विधि से इस बात को देश और विदेश में शेयर करते हैं
और ये हमारे लिए किसी तरह का फाइनेंशियल मॉडल नहीं है, कोई बोल के कमाई करने का स्रोत नहीं है। हमको अपनी अपनी ज़िंदगी में, मेरे को लगता है कि ऐसा हम में से अधिकांश लोगों के साथ में होता है कि ज़िंदगी के सपनों ने जितना सुख दिया था उसकी हकीकत उतना सुखदायी नहीं थी। बात समझी? हम सब जिंदगी में कुछ सपने देखते हैं, मैं IAS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, कि इंजीनियर बनूंगा, कि बिजनेस करूंगा। जब वो सोच रहे होते हैं तो हमारा रोमांच बहुत अलग तरह का होता है, और जब घटना के रूप में वो चीज़ सामने आती है तो वो उतनी सुखदायी नहीं निकली जितना मैंने उसके बारे में सोचा था। ऐसा आप में से कितने लोग के साथ हुआ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? आपको लगता है मैं इससे प्यार करता हूँ, उससे शादी हो जाए, हो जाती है, लेकिन उससे कोई ज़िंदगी तर जाती है ऐसा भी नहीं होता है। हर चीज़ कुछ समय का रोमांच है, कुछ समय का नयापन है, फिर वही एक रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है। तो हम भी कुछ मित्र ऐसे रहे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी शिक्षा पूरी की, जॉब में आए, और जॉब करने के दौरान ये बात अपने में ध्यान में आ गया कि आखिर जब मैं रिटायर होऊंगा या जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ और मैं किस तरह की ज़िंदगी चाहता हूँ। तो आदमी किसको देखेगा? जो अपने से बड़े हैं उसको देखेगा, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को देखेगा, और समाज में आसपास के लोगों को देखेगा। तो उनको देख के नहीं लगता था कि ऐसा बनना है। तो जो आसपास है उसको देख के नहीं लग रहा है कि ऐसा बनना है, लेकिन क्या करना है ये भी पता नहीं था। कुछ हटके थोड़ी सी सोच थी तो गांधी जी को पढ़ लिया, चाणक्य को पढ़ा, और कुछ लोगों को पढ़ा। उससे जो भी कोई एक संस्कार अपने मन में अटक गया कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, ये दो लाइनें अटक गई। अब कंपनी के लिए जॉब करो तो कुछ ना कोई तरीके से कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो सोचा कि अपना बिजनेस करेंगे तो झूठ तो चोरी नहीं करना पड़ेगा। जब अपना बिजनेस शुरू किया तो पता चला 17 डिपार्टमेंट से निपटना पड़ता है, और कोई भी डिपार्टमेंट में लेन देन के बिना काम हो नहीं रहा है। तो पता चला कि अपना बिजनेस करेंगे और ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। दिल्ली में उस समय बिजली की चोरी प्रॉफिट का एक हिस्सा हुआ करता था। आप बिजली की चोरी नहीं करोगे और सारे टैक्सेस दोगे तो आप बाजार में कंपटीशन में खड़े ही नहीं हो सकते। इसलिए यदि बिजनेस करना है तो वो सब करना आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उसी बिजनेस को करने वाले दूसरे लोग वैसा करते हैं। और इसी दौरान जो कुछ स्ट्रगल होती रही, 3-4 साल में समझ में आ गया कि ये मामला चलेगा नहीं। ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था, और ये ज़माना बदलेगा ऐसी भी कोई अपेक्षा नहीं थी। सुसाइड करने का भी मन नहीं था। तो एक संयोग रहा कि गायत्री परिवार के कुछ लोगों के माध्यम से दिल्ली में रहते हुए मुझको बस्तर का पता चला। बस्तर, आप लोगों में से कितने लोग परिचित हैं? बस्तर जानते? बस्तर नहीं जानते। छत्तीसगढ़ का जो पहले MP का हिस्सा हुआ करता था, उसका ट्राइबल बेल्ट है, जिसका 90% से ऊपर पॉपुलेशन ट्राइबल है। और आज भी छत्तीसगढ़ में आपका ट्राइबल का वो एरिया है जिसको अबुझमाड़ बोलते हैं। अबुझमाड़ का मतलब जिसको बूझा नहीं गया है, समझा नहीं गया है, उसका आज भी कोई डाटा सरकार के पास ऑथेंटिक नहीं है, और आज भी वह नक्सली राज ही चलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तो मेरे को समझ में आ गया कि ये पढ़े लिखे समाज में अपनी दाल गिरेगी नहीं, तो क्या किया जाए। तो बस्तर के आदिवासियों के बीच में किसी गांव में बिना किसी फंडिंग के रहेंगे और आदिवासियों की सेवा करके अपना जीवन सार्थक करेंगे, ऐसा सोच के मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके 95 में बस्तर के जंगलों में आया। और ये सोच के आया था कि शायद इस पढ़े लिखे समाज में कभी वापस नहीं लौटेंगे।
संयोग से वहां एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन जहां साइंस रुकती है वहां से वो शुरू होते हैं। जहां धर्म और अध्यात्म रुकता है वहां से वो शुरू होते हैं। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा इसको मान लेने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान में रखिए कि ऐसा कहा गया है, इसको देखेंगे, समझेंगे। तो उस व्यक्ति के संपर्क में आने से जिंदगी इस कदर बदली, और अपनी ही नहीं बदली, पूरे परिवार की बदली, परिवार की ही नहीं बदली, पूरे परिवेश की बदली। और इनने पिछले लगभग 95 से अभी 2025 होने को जा रहा है, तो लगभग कितना 30 साल हो गए? 30 साल। लगभग इस 30 साल 25 साल के सफर में हमने कुछ सरकारों के साथ में स्कूल एजुकेशन का काम किया। इसमें महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन भी एक है, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन है, और देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में AICT के प्लेटफॉर्म पे, AICT मतलब इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के लिए जो कंट्रोलिंग बॉडी रहती है उसको AICT बोलते हैं। तो उसके माध्यम से देश भर के सभी कॉलेजेस में इंडक्शन प्रोग्राम के रूप में ये कोर्स चलता है। कहने का आशय केवल इतना है कि जिंदगी जितनी मुश्किल लगती है, जैसे मैं भी आपसे कहूँ कि इस भरी सभा में वो सोच के देखिए जिससे आपकी जिंदगी में बहुत सुकून आया है। सोचा उसमें मुख्य रूप से क्या क्या आया दिमाग में? हमने अपने माँ बाप को गरीबी से जीते हुए देखा था, आज हम जैसा जी रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज जैसा जी रहे हैं, जब वो कॉलेज से निकले थे उन्होंने जैसी कल्पनाएं की थी उससे हम बहुत अच्छा जी रहे हैं। साधन के मामले में, पैसे के मामले में हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि जितना मैंने स्कूल कॉलेज के समय में सोचा था उससे बेहतर जी रहे हैं, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसा आया है। ऐसा बड़ा वर्ग है समाज में जिन्होंने सोचा नहीं था। मैं तो कहता हूँ देखो, हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जो इस प्लेनेट पे इससे पहले ना किसी ने देखा, इस प्लेनेट पे इस पीढ़ी के बाद ना कोई इतने बड़े चेंजेस को देखेगी जितना चेंजेस हमारी पीढ़ी ने देखा। कैसे? कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी में बैठे हैं? सारे बैठे। और हमारी पीढ़ी को ये सुविधा उपलब्ध है कि आप 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो तो इस अंतरिक्ष के बाहर, इस धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर अंतरिक्ष में जाके घूम के आ सकते हो। टेलीफोन के हमने वो दिन देखे थे कि गली में एक टेलीफोन होता था और PP नंबर दिया करते थे। यार PP का क्या फुल फॉर्म था ऐसा मेरे को कभी सोचता हूँ तो ध्यान में नहीं आया। पड़ोसी फोन होता होगा, PP लिखते थे। और वो पड़ोसी एकदम VIP होता था, वो किसको अलाउ करेगा PP नंबर लिखवाना अपने कार्ड पे। उससे लेके आज हम हर जेब में 2 फोन देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ भौतिक जगत की यात्रा हमसे पहली पीढ़ियां और हमसे बाद आने वाली पीढ़ियां दोनों ने उतना बड़ा चेंज नहीं देखा जितना बड़ा चेंज हमारी आपकी पीढ़ी ने देखा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बड़ा चेंज हमने देखा। अब मैं कहूँगा कि उन चीजों को याद करो जिनको याद करके आपके मन में परेशानी महसूस होती है, थोड़ा दुखद महसूस होता है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको सोच के हमारी जिंदगी में परेशानी महसूस होती है, कोई दुख लगता है ना, कोई चीज का अभाव लगता है, परेशानी लगती है। क्या याद आ रहा है? अभी भी जितने लोग हम इस हॉल में बैठे हैं, हमारी समस्या, हमारे दुख साधन की कमी के कारण है कि संबंध की कमी के कारण है, पैसे की कमी के कारण है, या प्यार की कमी के कारण है? जैसे मैं उसको दूसरी भाषा में पूछता हूं, हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? बोल नहीं पा रहे हो, इतना दुख साल है।
मेरा ये किया हुआ सर्वे है कि इस देश में साधुओं का बड़ा वर्ग वो है जो किसी क्षण में अपनों से दुख पाके घर छोड़ के चला गया और साधु हो गया। कम से कम इस देश में पीले कपड़े का, गिरे हुए कपड़े का इतना सम्मान तो है ही कि आदमी कम से कम सम्मानजनक जिंदगी जी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने दुख अपनों से पाया। एक छोटा सा और संदर्भ शेयर करता हूँ जो मेरे को लगता है कि आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लिए हमको सोचने की जगह देगा। मेरा कहना है कि पहले कम से कम हम फोकस्ड होकर तय कर पाए कि यार ये सारी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही। यदि प्रॉब्लम कहते हैं कि वो क्या एक अच्छी शुरुआत, वो बोले रोग पहचान लिया तो आधा इलाज हो गया, इस टाइप की कुछ बातें करते हैं। गुजरात में हमने एक वर्कशॉप किया, गुजरात पुलिस एकेडमी 2012। उसमें 3 IPS ऑफिसर, 60 न्यूली अपॉइंटेड DSPs, यहाँ DYSP बोलते हैं कि DSP बोलते हैं, DYSP है ना, और 80 पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऐसा मिला के एक वर्कशॉप पुलिस एकेडमी गुजरात में अहमदाबाद में किया। उसके डायरेक्टर जनरल अतुल करवल, जो एक IPS ऑफिसर, ब्लैक कैट कमांडो, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला भारत का पहला IPS ऑफिसर, मैकेनिकल इंजीनियर, एक बहुत बढ़िया आदमी। कोई लोग रहते हैं जिससे मिल के अच्छा लगता है। उसने अपनी इनॉग्रल स्पीच में एक बहुत शानदार बात कही। उसने कहा, देखो पुलिस एकेडमी की पोस्टिंग ऐसे तो काला पानी पोस्टिंग मानी जाती है क्योंकि इधर मलाई कम होती है। मैंने ये बाई चॉइस दिया है क्योंकि मैं खुद एक ब्लैक कैट कमांडो हूँ, IPS ऑफिसर हूँ, तो मेरे को ये ट्रेनिंग देना और ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। जो ऑफिसर्स हमारे यहाँ आते हैं उनको 6 महीने 9 महीने जो भी ट्रेनिंग रहती होगी उसमें हथियार, फॉरेंसिक, कानून, जो भी कुछ उनकी ट्रेनिंग में रहता है, हम दी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पीड़ा हमारी रहती है। क्या पीड़ा? तो उन्होंने कहा, हमारा बेस्ट ट्रेनिंग देने के बावजूद ये इस ट्रेनिंग का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेंगे कि शोषण के लिए करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। बात पहुंची है ना? तो अब ये बताइए कि ये प्रॉब्लम बात पहुंची कि नहीं पहुंची ना? अब ये प्रॉब्लम पुलिस एकेडमी की है कि हम सबकी है? एक बहुत बढ़िया कॉलेज से निकला हुआ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपनी इंजीनियरिंग का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में है क्या? एक बहुत अच्छा डॉक्टर जो डॉक्टर के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी योग्यता का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में है? दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स जो बहुत वेल नोन डॉक्टर हैं, बाद में पता चला किसी किडनी रैकेट में पकड़े गए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कह रहा, वो कोई भी हो सकता है, मानसिकता तो अलग चीज है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉक्टर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हो सकता है, लेकिन आदमी के रूप में बहुत कमजोर इंसान हो सकता है। एक IAS ऑफिसर बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन इंसान के रूप में बहुत कमजोर आदमी हो सकता है, चाहे फिर वो मिनिस्टर है, चाहे फिर वो अच्छा। क्या हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ पूरी जिंदगी लगा के ये कह सकते हैं कि कल हमारे संबंध ठीक रहेंगे? हम माँ बाप भी नहीं कह सकते। तो मैं ये मामला किसी व्यक्ति विशेष, प्रोफेशन विशेष का नहीं है, तो ये मामला कुल मिला के एक मानसिकता का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? बोलते जाओ, अपनों से। अब मैं इसको और थोड़ा आगे करता हूँ, हमने अपनों से दुख पाया कि अपने आप से दुख पाया? अपने आप से। अपने आप से कैसे? देखो, किसी ने हमारा 20 साल पहले अपमान किया था, उसने कितनी बार किया? एक बार। और मैंने उसको याद कर करके कितनी बार अपमानित हुआ? 20 लाख बार। तो देने वाले ने ज्यादा दुख किया कि मैंने मेहनत करके बहुत दुख पाया? तो हम सब काफी मेहनती हैं।
हर दिन सुबह संकल्प लेके उठते हैं आज मैं दुखी होके रहूंगा, और शाम तक मैं सफल हो जाता हूं। दोस्तों, मानव एक ऐसी चीज है कि वो कुछ भी करता है विचार पूर्वक ही करता है। अच्छा करे बुरा करे, वो कुछ भी करता है विचार पूर्वक ही करता है। हम बाथरूम भी जाते हैं तो भी विचार पूर्वक ही जाते हैं, हमको पता चलता है। बच्चे को पता नहीं चलता है बाथरूम का, तो बिस्तर पे सुसु पोटी कर लेता है। हम बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब है कि हमको खाने का, पीने का, भूख का, सोने का, सुसु का, पोटी का, बोलने का, क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है, क्योंकि अंदर तो सब चलता ही है। तो इसका मतलब है मुझको पता चलता है मैं जो कुछ भी करता हूँ विचार पूर्वक करता हूँ। अब बताओ, विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेगी कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे? सोचो, फिर से बोलो। विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेगी कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे? क्या समझ में नहीं आया? मराठी ट्रांसलेशन साथ में रखना पड़ेगा क्या? नहीं विचार लाइन में लगेगी। विचार व्यवस्थित होने से चप्पल व्यवस्थित रहेगी कि चप्पल व्यवस्थित कर दो उससे विचार व्यवस्थित हो जाएंगे? हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हैं? हम विचार व्यवस्थित कर रहे हैं कि चप्पल व्यवस्थित कर रहे हैं? देखो बहनों, बुरा नहीं मानना, थोड़ा बहनों के लिए कुछ कह रहा हूं। बहनें एक पत्नी के रूप में घर में सारा काम कर देंगी, पर लड़ाई इस बात पे हर घर में जरूर होती है कि पति ने नहाने के बाद तौलिया आके चप्पल को लाइन में लगा रहे हैं कि चप्पल लाइन में लगा के सारी जिंदगी चप्पल लाइन में लगा के जिंदगी लाइन में लगाना चाहते हैं। सारा उपदेश विचार को लाइन में लगा के चप्पल लाइन में लगाने का है कि चप्पल को लाइन में लगा के विचार को लाइन में लगाने का है? हाँ, लेकिन मोबाइल मत देखो, ये विचार को बदलना है कि व्यवहार को बदलने की कोशिश है। ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये बाहर से आदमी को रोकने की कोशिश करेगा कि वो सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ेगा, वो विचार ठीक करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो समस्या प्रकट हो रही है। बात पहुंच पाई? इसका मतलब यह हुआ, तो हमारी यदि सारे संसार में सारे मानव को देखें तो हमारी यदि मुख्य समस्या क्या है? जो हमारी जिंदगी में अच्छा है उसको धन्यवाद है, लेकिन जो अच्छा नहीं है या जिसमें हमको समस्या फेस करते हैं उसको कैसे हैंडल करें, तो पहले उसको रूट कॉज में एक बार पकड़ने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि एक शब्द में, एक भाषा में कहा जाए तो उसको ये बोल सकते हैं कि हमारी एक ही समस्या है कि हमारे भाव में स्थिरता नहीं है, हमारा भाव हरदम ऊपर नीचे होते रहता है। कैसे? किसी क्षण मुझको लगता है कि मैं बहुत सफल आदमी हूं, इतने में मेरा दोस्त आ जाता है, तो आधे घंटे पहले मेरे को लगता है कि मैं सफल आदमी हूं, आधे घंटे बाद मुझको लगता है कि मैं तो असफल हूं। आधे घंटे पहले मेरे को किसी एक व्यक्ति के बारे में लगता है कि इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं और तुम्हारे बिना तो जी नहीं पाऊंगा, और आधा घंटे बाद उसी आदमी के बारे क्या लग सकता है? क्या लग सकता है? यही सारी समस्या की जड़ है और इसके साथ बिल्कुल नहीं जिया जा सकता है। मात्र आधे घंटे में इतना परिवर्तन आ सकता है। तो खुद के बारे भी मेरे भाव में कोई स्थिरता नहीं है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लगातार ऊपर नीचे होता है। दूसरे के बारे भी मेरे भाव में कोई स्थिरता नहीं है, उसके बारे में भी मेरा भाव ऊपर नीचे होता है। चाहते क्या है? चाहते क्या है?
ऊपर नीचे होता रहे कि स्थिर रहे? चाहते हैं कि स्थिर रहे, लेकिन हमारे रोकने से रुकता है क्या, है ना? मैं सामान्य एग्जांपल लेता हूँ, बच्चा स्कूल से आधा घंटा आने में देर हो गई, देर हो गई तो बस पलटी हुई है, चारों चक्के ऊपर हैं, बच्चा खिड़की से बाहर निकल रहा है, बस ठीक है। अपने से ज्यादा पैसे वाले या पद वाले को फोन लगाया, फोन नहीं उठा तो क्या क्या ख्याल आता है? क्या क्या ख्याल आता है? बड़ा आदमी है तो क्या हुआ, है ना, मैं भी कभी हो जाऊंगा, है ना, उसको जरूरत क्या है, और तब तक उसका फोन आ जाता है। सुबह से शाम तक लगातार मेरे बारे मूल्यांकन, मेरे बारे असेसमेंट और मेरा दूसरों के बारे असेसमेंट लगातार बदलते रहता है कि स्थिर रहता है? लगातार बदलता है। यही मेरी परेशानी का कारण है। और यही सामने वाले का क्या हाल है? जैसा मेरा ऐसा उसका भी है। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे साइकिल विचार से साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, ये विचार पूर्वक चलती है कि बिना विचार के चल जाती है? बोलते जाओ। ये भी विचार पूर्वक चलती है। तो जब मैं साइकिल चलाता हूं तो मेरा विचार ऊपर नीचे होता है कि एकदम कांस्टेंट स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, कोई घबराहट पैदा नहीं होती है ना? आप आज सुबह उठे, आज मेरे को बात करना है, आज मैं मराठी बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा कभी शंका होती? ऐसा तो कभी शंका नहीं होती। तो वहां तो हम स्टेबल रहते हैं। तो जिन मामलों में हमारा अधिकार बन गया है, उन मामलों में हमारा भाव ऊपर नीचे नहीं होता। जिन मामलों में हमारा अधिकार नहीं बना है, उन मामलों में हमारा भाव ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब है साइकिल चलाने को लेके मेरे भाव में, मेरे विचार में क्लैरिटी है, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है। कार चलाने को लेके यदि मुझको कार चलानी आती है तो वहां भी मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो मुझको कार तो चलानी आती है, मुझको एक बिजनेस चलाना आता है, मुझको एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है, मुझको एक ऑपरेशन करना आता है, मुझको जिला चलाना आता है, मौका मिल जाए तो देश भी चला दूं। मेरे भाव और विचार नहीं चलते, मेरे भाव और विचार मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो एक बात पता चली कि हर मानव में भाव और विचार 24/7 24 घंटे और 7 दिन लगातार चलता है। और ये भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। यदि मेरे भाव में अभाव है, यदि मेरे विचार में अंतर विरोध है, तो इसी का नाम दुख है। और यदि मैं भावपूर्ण हूं और मेरे विचारों में कोई अंतर विरोध नहीं है, मेरे विचारों में सॉल्यूशन है, समाधान है ना, तो इसी का नाम सुख है। यहां तक ठीक है? तो ये प्रवचन नहीं है, क्लास है ना। इसमें एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द हम एक लॉजिक के साथ बिल्डअप कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्या कहने की कोशिश की? अभी तक मैंने ये कहने की कोशिश की, ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना कोई डॉक्टर खराब है, ना इंजीनियर खराब है, विश्व का कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा तो वो बढ़िया से काम करेगा। जब तक सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तब तक वो उटपटांग हरकतें कर ही सकता है। वो दूसरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, वो खुद भी परेशान रहता है, खुद भी दुखी रहता है। तो मुझको कार चलाना आता है, लेकिन मेरे भाव और विचार चलाने मुझको नहीं आते हैं। मेरे भाव और विचार कैसे हो? मेरे भाव और विचार कैसे हो? कैसे हो? मेरे भाव और विचार
हमेशा हमेशा के लिए मेरे भाव और विचार हमेशा हमेशा के लिए वो सुखदायी है। और कब हो? संडे टू संडे। सुख कितना चाहिए? संडे टू संडे। वो हमेशा के लिए सुखदायी हो, हमेशा हमेशा के लिए मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएं। तो जिस तरह से मुझको गाड़ी चलाने पे अधिकार आया है, जिस तरह से मेरे को सिविल इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाने पे अधिकार आया है, जिस तरह से मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, मेडिकल साइंस पढ़ के शरीर के बारे में अधिकार आया है, तो क्या ऐसी एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है कि 12-15 साल में एजुकेशन में लगाऊं और मुझको अपने भाव और विचार पे अधिकार आ जाए, मेरे भाव और विचार मेरे अनुसार चले? अभी कैसे चलते हैं? अभी मेरे भाव और विचार मेरे अनुसार चलते हैं कि पड़ोसी चलाता है? अपने आप चलते हैं। मेरे भाव और विचार अभी मेरे नियंत्रण में है कि दूसरा उसको नियंत्रित कर लेता है? दूसरा नियंत्रित कर लेता है ना? मैं तो लग रहा था मैं तो ठीक ठाक ही हूं, तब तक मेरे दोस्त का फोन आ गया बाहर से। क्या कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है? तो उसने बताया कि उसकी सैलरी 2 लाख है। मेरी 1 लाख की मेरे को पहले ही ज्यादा लग रही थी। अब 2 लाख के सामने 1 लाख की कोई काम की नहीं रही। तो इसका मतलब सामने वाले का कुछ बोलना, सामने वाले की कोई चीज देखना मुझको प्रभावित कर गया। तो यहीं से ये बोल रहे हैं कि मेरे भाव और विचार का नियंत्रण मेरे हाथ में रहे कि दूसरे के हाथ में रहे? देखो हम शब्द यूज करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? अभी जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कह रहे हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ईगो है? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब सेल्फ समझ में आएगा। भाई सेल्फ समझ में आया तो सेल्फ, कार समझ में आई तो ड्राइविंग समझ में आ गई। कार चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? कार चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? कितने लोग को लगता है एक ही बात है? कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हिंदी प्रॉब्लम नहीं था? कार चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? क्लच, ब्रेक, हैंडल, कौन कब कौन दबाना है, किधर मोड़ना है। कार को समझने से कार के प्रति विश्वास आया, तो ये स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं को समझने से। स्वयं को समझना मतलब स्वयं को कहां से पकड़ो? किडनी है, हार्ट है, लीवर है, मैं कहां हूं? मैं को कहां से पकड़ो? मैं को कहां से पकड़ो? तो भाव और विचार से पकड़ो। मैं कौन है? जो ये सोचता है, जो ये कोई चीज को महसूस करता है, कोई चीज को सोचता है, ये मैं हूं। तो मैं भाव और विचार से अपने आप अपने पास आ सकता हूं, अपने आप को पकड़ सकता हूं। तो ये भाव और विचार, अभी मेरी सारी परेशानी क्या है? देखो कुछ एग्जांपल लेता हूं। कितना करोड़ आने से ये भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा? बोलो बोलो। कितना करोड़ आने से ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, भाई भाई का बंटवारा, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों के साथ ना बनना, कितना करोड़ आने से ये ठीक हो जाएगा? है? हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है कि इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, है ना?
तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं तो लगातार इसी तरह की बहुत सारी वर्कशॉप करता हूँ और आपको बताया कि ये हमारे लिए कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है। हम करते हैं तो केवल इसलिए करते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, शिक्षा ठीक हो सकती है, आदमी शानदार हो सकता है, अपनों के साथ ठीक से जिया जा सकता है, ये सरकारें बढ़िया चल सकती हैं, इस प्लेनेट पे आदमी बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है और ये मुश्किल काम नहीं है। कैसे भरोसा पाएंगे ये मुश्किल काम नहीं है? देखो बैलगाड़ी इतिहास हो गई, आज ही कह सकते हैं कि बैलगाड़ी इतिहास हो गई काफी हद तक, फिर भी कहीं दिख जाती है आजकल भी, लेकिन बैलगाड़ी इतिहास हो गई। कितने साल में? मात्र 25-50 साल, 50 साल में। क्या हम कह सकते हैं कि अगले 25-50 साल में 7 लोगों के झगड़े इतिहास हो जाएंगे? अरे हंस रहे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? भाई भाई के एक माँ से पैदा हुए 2 बच्चे, एक थाली में खाए, एक गली में खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ मिलके झूठ बोला, एक दूसरे के लिए झूठ बोलते हैं ना, भाई भाई को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं पापा से, और बड़े होके दोनों ही आपस में लड़ लिए। आजकल तो ये होने लगा है, एक से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि आप कुल मिला के 2 बच्चों को लड़ने के लिए पैदा कर रहे हैं और संपत्ति का बंटवारा होना ही है। तो इन सारी बातों को देख के क्या ये हो सकता है? देखो ये हुआ है कि मात्र पिछले 50 साल की यात्रा में हमने भौतिक गरीबी से मुक्ति पाई है बहुत सारे लोगों ने। यदि पिछले 50 साल की मेहनत में कैसे मुक्ति पा गए? हमने विज्ञान को समझा, तर्क पूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, तो हमने विज्ञान के माध्यम से, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मास प्रोडक्शन किया, तमाम चीजों की फैक्ट्री लगा दी, हर जेब में मोबाइल आ गया, हर घर में कम ज्यादा कार आ गई, पुरानी आ गई, नई आ गई। कैसे हुआ ये विचार पूर्वक हुआ कि बिना विचार के हो गया? ये किसकी ताकत है? हमारी भौतिक गरीबी दूर हुई, ये शरीर की ताकत है कि ये विचार की ताकत है? विचार की ताकत। विचार के साथ शरीर तो है ही है, लेकिन ये विचार की ताकत है। यदि विचार की ताकत का हम जड़ संसार में प्रयोग कर पाए और अपनी भौतिक गरीबी से मुक्त हो पाए, तो हम विचार की ताकत का चैतन्य संसार में उपयोग करेंगे और अपनी मानसिक गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। गरीबी है तो हमारी है, और हमारी गरीबी इस बात की है कि हमने जैसे ही अब साइंस पढ़ने लगे तो सबको साइंस पढ़ना आ गया, सबको मैथमेटिक्स आ गया, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गया। यदि जिंदगी भी क्लासरूम में आ जाएगी तो जिंदगी भी हर घर में आ जाएगी। ताली तो अच्छे से बजाओ। ये आसान है, ये हो सकता है। जो कुछ बोल रहे हैं केवल भाषण नहीं बोल रहे हैं, करके बोल रहे हैं, और हजारों लोगों के साथ करके बोल रहे हैं। और सरकारों के साथ जब ये माना जाता है कि सरकारों के साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक सरकार जाती है, दूसरी आती है, वो कुछ और करती है। एक IAS ऑफिसर चला जाता है, उसकी जगह में दूसरा आ जाता है, वो कुछ और ही करता है। इसके बावजूद भी जो कुछ योग संयोग बना, सबको धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास हम पा गए कि सब कुछ हो सकता है। ये जगत, हमारा परिवार और हमारी जिंदगी बहुत लंबी छलांग ले सकती है। जितने छोटे सपने देखने के हम आदी हैं, हम बड़े सपने देखने के अधिकारी हैं, और बड़े सपनों को साकार करने की योग्यता और प्रकृति में उसके लिए जो कुछ भी अनुकूलता की जरूरत है वो मौजूद, ये संभव है। तो इसका मतलब यह हुआ, अभी मैंने क्या कहने की कोशिश की? तो मैंने अभी तक 2 लाइनें बोली। एक लाइन तो ये बोली कि जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट और सारी समस्याएं, चाहे वो पॉल्यूशन की है, चाहे वो मानसिक पॉल्यूशन है, चाहे वो संबंध का पॉल्यूशन है, चाहे वो भौतिक पॉल्यूशन है, सारा पॉल्यूशन कहाँ से आया? वो मेंटल पॉल्यूशन है। तो सारा पॉल्यूशन पहले इधर आता है, भाई भाई के बीच में, घर में दीवार बाद में लगती है, पहले वो दीवार दिमाग में लगती है, पहले वो दीवार विचारों में लगती है, फिर वो घर में लगती है। बंटवारे पहले दिमाग में होते हैं, फिर बाद में होते हैं। झगड़े पहले दिमाग में होते हैं, फिर वो झगड़े बाहर होते हैं। तो इसका मतलब सारी दुनिया के सारे दुखों का कारण अपने भाव और विचार में कंप्लीटनेस ना होना, अपने भाव और विचार में सॉल्यूशन ना होना,
और भरोसा कैसे पाए कि ये संभव है? कैसे भरोसा हो कि ये हो सकता है? कम से कम पिछले 100 साल की यात्रा में हमने देख लिया कि जड़ संसार के बारे में हमारे भाव और विचार व्यवस्थित हो रहे हैं, हो गए हैं। तब हम अपने भौतिक गरीबी से मुक्ति पा गए हैं। अब ये दूसरी पारी शुरू होती है कि जड़ संसार को यदि तर्कपूर्वक समझा जा सकता है, जड़ संसार को यदि क्लासरूम में समझा जा सकता है, तो चैतन्य संसार को भी क्लासरूम में समझा जा सकता है। और यदि ये कार्यक्रम सफल हो गया, जो कि हो गया है, तो हमारी जिंदगी में जो मानसिक गरीबी है, जो संबंध की समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? अपनों से दुख पाया। हम अपनों को दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? देना तो सुख ही चाहते हैं, है ना? पहले बहू आती थी तो डरते डरते आती थी कि सास कैसी मिलेगी। अब बहू आ रही होती है तो सास डर रही होती है, पता नहीं कैसी आई। ये बाजी 25 साल में पलट गई। 25 साल पहले बहुएं डरती हुई आती थी, 50 साल पहले आज जब बहू आ रही होती है तो सास डर रही होती है। इन तमाम परिवेश में इन तमाम चीजों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि जड़ संसार के बारे हमारा, देखो कितना बढ़िया मेरा माइक लगा है, इसमें कोई तार नहीं जा रही, फिर भी बढ़िया चल रहा है। क्यों चल रहा है? किसी ने सोचा होगा ऐसे चल सकता है। पहले हम जब 20 साल पहले शिविर करते थे तब ये एलईडी नहीं होती थी, तो 50-100 लोगों से ज्यादा हम शिविर कर ही नहीं सकते थे। अभी हम 4000 लोगों के साथ में एक बार में कर देते। कैसे संभव हुआ? एलईडी से संभव हुआ, क्योंकि जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो पीछे वाले को दिख जाता है, इतना ही काम होना है। तो इसका मतलब है कि अब मेरे विचार कम से कम विज्ञान के माध्यम से जड़ संसार के बारे में मेरे विचार सेट हो रहे हैं, तो वहां मेरे विचारों में ऊंच नीच नहीं होती है। कार चलाते समय मेरे को विचारों में मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। मुझको खेती करनी आती है तो वहाँ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। मुझको मराठी बोलनी है तो वहाँ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। मुझको पति पत्नी के रूप में जीना है तो वहाँ कॉन्फिडेंस लूज होता है। और लगभग ये स्थितियाँ आ गई हैं। मुझको नहीं पता है कि महाराष्ट्र की यवतमाल की स्थितियाँ कैसी हैं। अभी की जनरेशन में मैक्सिमम बच्चे या बहुत सारे बच्चे शादी ना करने की तरफ, शादी नहीं करना है इस मानसिकता की तरफ जा रहे हैं। कितने यंग जनरेशन है यहाँ जो 35 साल के नीचे वाले कितने हैं हॉल में? 35 साल के नीचे वाले हाथ उठाएं। 35 साल के नीचे, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपकी जनरेशन में, आपको क्या लगता है? हमारी जनरेशन में शादी के नाम पे बोलते थे लड्डू फूटता है। आपकी जनरेशन में लड्डू फूटता है कि बम फूटता है? ऐसा नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, अब डरे हुए हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और नहीं चलने की संभावना ज़्यादा है, तो क्यों दुख मोल लिया जाए, है ना? बात चली है तो देखो एक बढ़िया एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। अभी लगातार हम कहीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी कभी कभी जाना होता है, युवाओं से बात करना होता है। पिछले 1.5-2 साल में लगातार बात करने से ये बात ध्यान में आया कि युवा पीढ़ी को एक तो शादी नहीं करना है, शादी कर लिया तो बच्चे नहीं करना है। ये दोनों तरह की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। अभी तो हमने तय किया कि हम मैरिज पे एक शिविर करेंगे, मैरिज पे एक वर्कशॉप करेंगे। तो हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग नाम दे दिया, और अहमदाबाद में हमने एक वर्कशॉप किया 3 दिन का, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर ये समझ में आया कि 5 दिन करने से ठीक रहेगा, तो 5 दिन के हमने 2 किए। अभी पीछे 3-4 महीने पहले अहमदाबाद में किया, 150 पेयर, 450 की ऑडियंस, और उसमें एक लड़की ने जो शेयर किया वो आपके सुनने के लायक है। आप भी सोचिए उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मैं तुरंत सोल्यूशन नहीं दूंगा। देखो वो लड़की कहती है उसके माँ बाप ने शिविर किया था, उसको पता था कि कंटेंट कितना पावरफुल है और इससे हमको कोई सोल्यूशन मिल सकता है, तो वो शादी करना नहीं चाहती थी। जब वो नहीं मान रही थी तो उसके माँ बाप ने कहा देखो तुम तो ऐसे तो जाओगी नहीं, लेकिन तुम हमारे कहने से ये 5 दिन का वर्कशॉप कर लो, और फिर तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, फिर वैसा भी देख लेंगे। तो तुम ये 5 दिन का वर्कशॉप कर लो, फिर हम देखते हैं। तो वर्कशॉप करने आई तो तीसरे दिन उसने कहा कि मैं थोड़ा सा अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अकेले में भी बैठे तो 5-7 लोग साथ में बैठे थे, तो उसने शेयर किया 27 साल की लड़की 1.5 लाख पर मंथ का पैकेज ले रही है, और वो किसी IT कंपनी में काम कर रही है,
वो कहती है कि देखो मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स मेरे फ्रेंड सर्किल में पूरी हो जाती है, ठीक। मेरे को बच्चे की जरूरत होगी तो मैं आईवीएफ से ले आऊंगी। आईवीएफ समझते हैं सभी? आईवीएफ मतलब आजकल तो मेरे को लगता है काफी कॉमन हो गया है ना। बिना उसके लिए पति की जरूरत नहीं है, आजकल ये आ गया है। आप डॉक्टर को बताइए कि आपको 6 फुट की हाइट का, 5 फुट की हाइट का, ऐसा नैन नक्श, ऐसा रंग, ऐसे बाल, तो जैसी चॉइस आप बताएंगे, आपको नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सीमेन उस माँ को मिल जाएगा ताकि आप लगभग वैसा बच्चा पा सकें। तो अब बच्चे के लिए पति की जरूरत नहीं है और बच्चे के लिए माँ की भी जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से इस तरह की बातें, साइंस, जो भी हम साइंस कहें, जो भी कहें, वो हो गई। तो उसने कहा कि मेरे को बच्चे की जरूरत होगी तो मैं आईवीएफ से ले आऊंगी। मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स मेरे फ्रेंड सर्किल में पूरी होती है। और 5 दिन हम बढ़िया काम करते हैं, 2 दिन चिल करते हैं, शानदार पार्टी, शानदार दोस्तों के साथ में घूमना फिरना। अब आप बताओ कि मेरे सर में कौन सी खुजली हुई है कि मैं शादी के नाम पे अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे के घर में जाकर गिरवी रख दूं। बोलिए, अब बताइए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, क्या सलाह देंगे, क्या बताएंगे? सारे तर्क उसने पहले से ही खत्म कर दिए। आप बोलोगे समाज की जरूरत है, वो कहती है मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त काफी हैं। आप बोलोगे बच्चा चाहिए, बोले आईवीएफ से ले आऊंगी। खाना पीना जोमेटो टोमेटो, ठीक हो गया। तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ शादी क्यों की जाए? तो लगभग हमारी पीढ़ी या हमारे पिता लोगों की पीढ़ी वो पीढ़ी थी जब शादी के लिए क्वेश्चन आदमी उठाता ही नहीं था। वो मान के चलता था कि किसी उम्र में शादी होती है और वंश चलाने के लिए शादी करते हैं। लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? अब हमारे बच्चों तक आते आते विज्ञान शिक्षा के कारण बच्चों की मानसिकता तार्किक हो गई है, लॉजिकल हो गई है। अब वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, वो गलत नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि आखिर शादी करना क्यों है, और उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, जब ये मैरिज शिविर में कर रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरनेशनली डाटा क्या है उसको देख लूं। तो मैंने किसी से कहा, तो उसने डाटा मेरे को दिया कि अमेरिका में 2018 में 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए हैं। कितने प्रतिशत? 40% बच्चे बिना मैरिज के पैदा हुए हैं। कोई किसी के साथ रहने लगा, बच्चा हो गया, मैरिज अभी नहीं हुई है, लिव इन मान लीजिए, जो मान लीजिए। उससे 20 साल पहले ये प्रतिशत 20 था। तो आप कह सकते हैं कि 2020 चल रहा है, 2040, 20 साल बाद ये 60% हो जाएगा। और कई देश अभी आज के डेट में हैं जहां 60% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हो रहे हैं। कल भारत में विकास करेगा कि नहीं करेगा? अभी इंटरेस्टिंग रहा। उसी बीच में वो अमिताभ बच्चन की पोती, वो अमिताभ बच्चन की वाइफ क्या, जया बहादुरी नहीं, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बहादुरी का इंटरव्यू आया। उसने कहा कि यदि मेरी पोती, नव्या है ना, यदि मेरी पोती